Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. कैसे हैं दोस्तों? होपफुली अच्छे होंगे। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। सभी को बेस्ट विशेस मेरी ओर से। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी और परेशान बिल्कुल ना होइए, ठीक है। थोड़ा सा डर रहता है हर एग्ज़ाम के पहले, लेकिन बहुत मान्यूट सा सब बढ़िया होगा, ठीक है। आराम से अच्छे से जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ के जाइए, करिए, कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। आप अच्छे से लिख के भी आएंगे और पेपर भी आप सभी का बहुत ईजी और बहुत बढ़िया आएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। क्योंकि मैंने पढ़ाया है, किया, आपने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं, पढ़ा है, सब कुछ किया है, तो चीज़ें हो जाएंगी अच्छी। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर कल है तो अब हम लोग तो शांति से तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करते ज़रूर रहेंगे, क्योंकि है तो रिवीजन जितना हो जाएगा उतना ही सही है। तो यहाँ पर आप लोगों की सारी क्लासेस तो हुई है। अभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर अतिलघुत्तरी प्रश्न को तैयार किया है, जहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न मैं यहाँ पर करवाने चल रही हूँ। तो चलिए देख लीजिएगा पूरा वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। लास्ट टाइम है, क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे तो आपकी ही मदद होगी, इसीलिए मैंने यह वीडियो आप सभी के लिए बनाया हुआ है। आप जुड़े हैं शाइनी क्लासेस, सभी का स्वागत करती हूँ मैं यहाँ पर। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स नए आए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो अभी तक नहीं किए हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो नहीं पढ़ पाए मेरे से, सेकेंड सेमेस्टर में ज़रूर क्लास को ले, समय से हर चीज़ को पढ़ें और सीखें। ये है आज लघुत्री के सेट, जो कि हिंदी का यह पेपर पूरा हिंदी में रहेगा फिलहाल, बाईलिंगुअल नहीं रहेगा। इंग्लिश का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा आप लोग। और 50 नंबर का पेपर है, 40 प्रश्न आपको आएगा, और वस्तुनिष्ठ जो टिक करने के लिए आते हैं 15 वो आएंगे। शेष पेपर आपको लिखने के लिए आएंगे, आपको लिखना होगा। 25 नंबर इसमें पासिंग होगा। 24 अगर आता है तो आपकी बैक लग जाएगी, इस बात को हमेशा दिमाग में टारगेट लेके चलिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं, एक एक प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है देखिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, वंशानुक्रम का महत्व क्या होता है, या वंशानुक्रम का महत्व क्या है, आप क्या समझते हैं। आप उत्तर में लिख सकते हैं कि वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता आती है या होती है। वंशानुक्रम के ही कारण एक बच्चा दूसरे बच्चे से पृथक दिखता है। शिक्षक इस ज्ञान के संपर्क में, इस ज्ञान से संपन्न होकर उनके शारीरिक विकास में योग दे सकते हैं। और जब शिक्षक इस बात को समझ जाते हैं कि इस बच्चे में यह चीज़ है, या यह विशेषता है, या कोई प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से उसको उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में उसका सहयोग देते हैं। वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर भी होता है। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जो क्षमताएं होती हैं उनमें अंतर पाया जाता है। कोई तेज होता है, कोई मंद होता है, कोई गंभीर होता है, कोई बहुत तीव्रता के साथ होता है, कोई बहुत विशिष्ट होता है। अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये है वंशानुक्रम के अपने अपने महत्व, जिसकी वजह से हर जाति में लोग अलग अलग दिखते हैं। आगे बढ़िए। दूसरा, प्रत्यागमन का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया है। तो प्रत्यागमन का नियम आपने पढ़ा है। वंशानुक्रम के उपयुक्त नियमों में से प्रत्यागमन का नियम एक रूप है, जिसको सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो फ्रांसिस गाल्टन का यह नाम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आता है उसमें भी आ सकता है कि आपको टिक करना, उसमें फ्रायड ऑप्शन में दिया हो, एक में जो है सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड बीने और टर्मन, ये सब नाम दे दिए हो, और आपको उसमें से एक टिक करना होगा। तो आपका फ्रांसिस गाल्टन राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ तक क्लियर सभी को, कई बार करवाया है आपको। वंशानुक्रम के जनक कौन है। तीसरा प्रश्न आपका काफ़ी बढ़िया है कि वंशानुक्रम के जनक कौन होते हैं या कौन है। तो आप लिख सकते हैं जॉर्ज मेंडल। कौन? जॉर्ज मेंडल। मटर के पौधे पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की है इन्होंने, और इन्होंने आनुवंशिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको वंशानुक्रम के जनक के नाम अगर आते हैं, आपने इसको विज्ञान में भी पढ़ा है, तो जॉर्ज मेंडल, आराम से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वातावरण से आप क्या समझते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, आप आखिर इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं। तो वातावरण के बारे में अगर बात आती है तो लिखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी विद्यमान है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, उसे हम वातावरण कहते हैं। उसको हम वातावरण से संबोधित करते हैं, या वो सारी चीज़ें वातावरण से संबंधित मानी जाती हैं। अतः ये कह सकते हैं कि वातावरण का अर्थ है वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं। ये एक ऐसा परिवेश होता है जहाँ पर हम मनुष्यगण, जीव जंतु, पशु पक्षी, जितने भी लिविंग हैं, सब वहाँ पर रहते हैं। और इस प्रकार वातावरण में सब कुछ है जो हमें सीधे या किसी दूसरे रूप के द्वारा प्रभावित करता है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं या ग्रहण करते हैं। आगे बढ़िए। पांचवा प्रश्न, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण के भाग बताइए, पर्यावरण की विशेषताएं बताइए। तो पर्यावरण के तो कितने भाग होते हैं। पर्यावरण के 3 भाग होते हैं। भौतिक पर्यावरण होता है, जैविक होता है और सामाजिक होता है।
भौतिक पर्यावरण में बारिश, वर्षा और भूकंप और बाढ़ ये सारी चीज़ें आती हैं। जैविक में जो है ये जो स्थल मंडल वगैरह बटे हैं, ये सारे जो हवाएं हैं, गैस है, ये सारी जो प्रकृतिवादियाँ हैं, ये सारी। सामाजिक में ये जो समाज है छोटे छोटे, वो सारे चीज़ में सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। बहुलक किसे कहते हैं? सांख्यिकी का एक चैप्टर है जिसमें बहुलक की परिभाषा आपको आती है। बहुलक किसे कहते हैं? तो जो भी मूल्य किसी समंग श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप उदाहरण देखो तो 6, 7, 8, 6, 9, 6, 7, 2, 6, 1, 6। तो 6 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार। ये 6 संख्या 5 बार आई, बाकी कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इस संख्या के सेट में बहुलक क्या है? आपका 6 है। यही होता है बहुलक। तो बहुलक आपको छांटने को आए तो बढ़िया 1 नंबर का प्रश्न आपको साधारण से मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, रुचि की विशेषताएं बताइए। रुचि क्या होती है? रुचि से आप क्या समझते हैं? रुचि की विशेषताएं, रुचि के कारक, रुचि के प्रकार, ठीक है। ऐच्छिक रुचि, आनुवांशिक रुचि ऐसे होती है, ठीक है। अब रुचि की विशेषताओं में आप क्या क्या लिखना चाहेंगे या क्या लिख सकते हैं? रुचि जन्मजात होती है। रुचि जो होती है वो जन्मजात, जन्म से ही पैदा होती है। अर्जित भी की जाती है समय के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार आगे चलकर। रुचि एक मानसिक स्थिति को प्रकट करे। रुचि जो होती है ना, आपकी जो मानसिक स्थिति होती है उसको प्रदर्शित करती है, उसको प्रकट करती है, उसको दिखाती है, उसको दर्शाती है। जो वस्तुओं में विभिन्नता में स्थापित होती है, ठीक है। जो आपकी जो वस्तुएं होती हैं उनकी विभिन्नताओं के हिसाब से रुचियाँ भी आपकी अलग अलग होती हैं। रुचि के द्वारा व्यक्ति की सक्रियता उत्पन्न होती है। अगर रुचि है तो बच्चा एक्टिव है, व्यक्ति एक्टिव है और सीख रहा है, काम को कर रहा है, उसमें और हाथ पैर लगा रहा है और सीखने का प्रयत्न कर रहा है। रुचि के द्वारा ध्यान में स्थिरता आती है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आपने 8 सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़े हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे, किसी का कोई सब्जेक्ट फेवरेट होगा, किसी का कोई सब्जेक्ट होगा, और फिर उस सब्जेक्ट में आप बढ़िया नंबर भी पाएंगे क्योंकि वह सब्जेक्ट आपको परिपूर्ण तरीके से तैयार होगा, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसमें रुचि है। रुचि सीखने में सहायक होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई कितना बड़ा एग्ज़ाम हो, कोई और भी काम हो, अगर आपको रुचि है तो आपको वो काफ़ी मदद करेगी और आप उसके हिसाब से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। शिक्षा में रुचि का अर्थ क्या है? शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तब उसमें रुचि कैसे काम आएगी? तो रुचि मुख्य रूप से 3 पहलुओं में होती है, ठीक। पहला है जानना। रुचि के 3 पहलू होते हैं, ठीक है। तो पहला पहलू जो है वो है जानना, दूसरा पहलू है अनुभव करना, तीसरा है इच्छा करना। पहले जानो, फिर उसका कुछ अनुभव लो, सुनो, समझो, फिर उसकी इच्छा करो। तो कोई किसी चीज़ को जानने से उसके प्रति एक सजग अनुराग पैदा होता है। आपको किसी चीज़ को जानना है तो आप उसके प्रति जितनी भी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें हैं, अनुभवी चीज़ें हैं या क्या रिजल्ट रहा वो आप जानते हो, तो उसके प्रति एक मन में बात आती है कि आपको नेक्स्ट करना है या नहीं करना। उसका अनुभव होने से हमें मनपसंद नापसंद का निर्धारण होता है कि अच्छा यार ये चीज़ बड़ी पसंद है, अच्छी लग रही है, हाँ ये हम कर लेंगे, अच्छा ये चीज़ ठीक है, इसको हम कर लेंगे, ये नहीं ठीक है, ये हम नहीं करेंगे। तो हम ये डिसीजन कैसे ले पाते हैं? तब उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में खोज रहे हैं, जान रहे हैं, तभी तो कर पाते हैं। तो ये आपका उसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए। ध्यान और रुचि में संबंध कैसा होता है? ध्यान और रुचि कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं? ध्यान क्या होता है ये भी आपको प्रश्न अलग से बनता है। ध्यान की विशेषताएं बताइए, ध्यान के महत्व बताइए, ध्यान के प्रकार बताइए, ध्यान की विशेषताएं बताइए। तो आपको परिभाषाएं लिखिए अपने शब्दों में, तो प्रश्न बनेगा। ध्यान और रुचि का एक बहुत अच्छा संबंध है, बहुत ही मजबूत संबंध होता है। व्यक्ति में जिसमें रुचि होती है उसका ध्यान भी केंद्रित होता है। अगर आप में रुचि है तो आपका ध्यान वहाँ पर केंद्रित होगा, आपका ध्यान वहाँ लगा होगा। आपको बार बार कहना नहीं लग पड़ेगा कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। इंटरेस्ट है, आप कहीं ना कहीं मौका ढूंढ के खुद कर लेंगे। जिस वस्तु पर हमें ध्यान देना लगते हैं, हम जिस वस्तु पर हम ध्यान लगाते हैं, हमारी रुचि वही उत्पन्न होने लगती है और फिर धीरे धीरे करते करते एक बार थोड़ा दिमाग, फिर थोड़ा दिमाग, फिर करते करते हमारा मन लग जाता है और यह चीज़ हम सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ये है आपके प्रश्न। आगे बढ़िए। ध्यान और रुचि को सीखने से कैसे प्रभावित करती है? ध्यान रुचि सीखने को कैसे प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती आ रही है? तो ध्यान अधिगम प्रक्रिया में, ध्यान एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जब चलती रहती है तो ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। ध्यान के बिना सीखना प्रभावी नहीं होता। अगर आप ध्यान के बिना कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से सीख लोगे, बहुत मार्मिक तरीके से नहीं सीखोगे आप। यह बच्चे की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में काफ़ी हेल्प करता है और हुनर सीखना भी बहुत ज़रूरी है।
बच्चे के एक बेहतर का मतलब है कि हर पॉइंट अंदर से एकदम डीप से पढ़ना, और पढ़ के फिर उसके अगर कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो होता है कमांड होता है कि कहीं से कोई पूछे हमें तैयार है, तो आपने उसको अच्छे से ध्यान लगाकर, एक तो इंटरेस्ट था उसमें और ध्यान लगा कर आपने पढ़ लिया, तो वो चीज़ आपकी सक्सेस हो गई, आप उसमें सक्सेस हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे ये देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, कल आपका एग्ज़ाम है, मैं बहुत इर्द गिर्द बातें फिर आपसे नहीं कहूँगी। मैं चाहती हूँ कि सबका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, और सभी शिक्षक चाहते हैं, सभी टीचर, हर एक बंदा चाहता है अगर बच्चों को पढ़ाया है तो। और ये प्रश्न मैंने अपने आप से लिखे हैं, कोई सीरीज से नहीं लिखा है, आपको जो उचित लगे इस तरीके, अब इसको लिखो मत, बस सिर्फ सुन लो, देख लो, समझ लो, ताकि लास्ट टाइम में कुछ पॉइंट्स यहाँ से कुछ लाइन लेके कुछ अपने आप से कुछ सीरीज से मिलाकर वहाँ पर लिख के आ पाओ। आगे बढ़िए। मनोविज्ञान के अनुसार ध्यान क्या है? अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसके अनुसार ध्यान क्या है? ध्यान मनोविज्ञान में अन्य उत्तेजनाओं के बहिष्करण के लिए वो कुछ घटनाओं पर जागरूकता की एकाग्रता है। ध्यान जो होता है मनोविज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि जो अन्य उत्तेजनाएं होती हैं उनके बहिष्करण के लिए कुछ जागरूकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ध्यान कहीं भी लग सकता है, अच्छी चीज़ों में भी बुरी चीज़ों में भी, तो आपको सही तरीके से सही जगह लगाना है, लेकिन उसका निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। जो चीज़ गलत है, जो चीज़ खराब है, जिसका जो अनुचित है, उसके लिए आपको अपना ध्यान वहाँ लगा के अपने समय को व्यर्थ करना नहीं है। तो मनोविज्ञान के अनुसार हम सकारात्मक और व्यर्थ की चीज़ों में ही, जो व्यर्थ है उसमें काम नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। ध्यान की विशेषताएं क्या है? ध्यान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, ध्यान प्रकृति में बदल रहा है, हमेशा व्यक्तियों के अनुभव को सक्रिय करता है, केंद्रित करता है। ध्यान एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है, अगर हम उसको बनाकर रख रहे हैं। ध्यान की वस्तु की स्पष्टता को बढ़ावा देता है, बहुत क्लियर करता है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट, उसको एकदम साफ बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या सीखना है, सब कुछ। आगे बढ़िए। यहाँ तक क्लियर? समझ में आई बातें? उपयुक्त है? अगर लिखने को आएगा तो आप लिख लेंगे, प्रॉमिस करिए कि आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं 13 प्रश्न। जीन पियाजे के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जो अवस्थाएं बांटी गई हैं वह कितनी हैं? उनका क्या नाम है? ये आपसे प्रश्न बनता है। तो संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, पहली अवस्था। दूसरी है पाक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। ठीक। तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये स्टेज के बारे में है, ध्यान रखिएगा। 13 में ये सारी स्टेजेस हैं जो कि जीन पियाजे ने बांटी हुई है। चलिए 14 प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो अवलोकन अधिगम एक प्रक्रिया है जो दूसरे को देखकर सीखते हैं। बच्चे दूसरे को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। ध्यान से केंद्रित उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुकूलित किए जाते हैं, और उसी के अनुसार वह धीरे धीरे करके सीखते और आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार और दंड के सिद्धांत का उपयोग करके विशिष्ट तरीके से भी कुछ कुछ हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। पुरस्कार या उद्दीपन जगाकर, उद्दीपक भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को कोई चीज़ लेनी होती, करनी होती, तो उस हिसाब से बहुत लोग सीखते हैं, लेकिन ये लालच दे के सिखाना गलत तरीका होता है। आगे बढ़िए। जीन पियाजे की जो अंतिम अवस्था है, जीन पियाजे की जो लास्ट वाली स्टेज है, वह क्या है और कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के विकास के सिद्धांत की सबसे लास्ट अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करते हैं। इस स्टेज में जब आते हैं बच्चे, तो अमूर्त सोचने लगते हैं, मन में सोचते हैं, कल्पना जगत को वास्तविकता में लाने का प्रयास करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, विचार अलग अलग होते हैं, उनकी अवधारणाएं विचार करने में सक्षम होते हैं, और बड़ी बड़ी सोच को रखते हैं सामने, बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का मादा रखते हैं। आगे बढ़िए। संवेदी मोटर चरण कितने समय तक रहता है? यानी कि संवेदी पेशी अवस्था कितने टाइम तक रहती है? जन्म से 2 वर्ष तक। इस चरण में बच्चा प्रेरक, मोटर, परिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं के माध्यम से अपने पर्यावरण के बारे में खुद जानता है, सीखता है, और यह अवस्था जन्म से लेकर उसके 2 साल की उम्र तक चलती है। आगे बढ़िए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं एवं व्यवहार बताइए। तो वस्तुओं की तरह आइडिया पर व्यवहार निष्पादित होते हैं। ठीक है। स्थूल वस्तुओं और घटनाओं के प्रत्यात्मक अंतर वस्तुओं से तुलना करना सीखते हैं। परस्पर विरोध है, अगर जो चीज़ गलत है उसका विरोध करना, खोज होना, अनुभवी होना, ये सब करने का कार्य वहाँ पर किया जाता है। माध्य से आप क्या समझते हैं? माध्य क्या होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगे देखिए। माध्य का वह मान है, माध्य वह मान है, यहाँ से एक माध्य काट दो। माध्य वह एक मान होता है, वैल्यू होती है, जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से डिवाइड करने पर
प्राप्त होती है। माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर माध्य की भी परिभाषा मैंने लिख दी और माध्यिका की भी मैंने लिख दी और ऊपर बहुलक की आपको बताई थी। माध्य क्या होता है? माध्य एक ऐसा मान होता है जो सभी मूल्य के योग को कुल जितने संख्याएं होती हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तब आपको वह चीज़ मिल जाती है। और माध्यिका जो होती है वो उस कोटि का, इस लेवल का एक मान की वैल्यू होती है जो पहले से अरेंज कोई श्रेणी है या श्रृंखला है, कोई डाटा, उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, वो आपकी माध्यिका होती है। मध्यमान किसे कहते हैं? गणितीय भाषा में किसी भी संख्या को जोड़कर जब उसके पद के संख्या से भाग देने पर जो प्राप्तांक प्राप्त होता है उसको हम मध्यमान कहते हैं। कुछ परिभाषाएं मैंने लास्ट में इसीलिए ले भी ली है क्योंकि जब मैराथन करवाया था कुछ चीज़ें इस चैप्टर से संबंधित जो नहीं बताया था मैंने, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने आपको इस प्रश्न में ले लिया कि यहाँ से करवा दूँ ताकि हर चीज़ हुई रहे, मेरे चैनल पे हर चीज़ हुई रहे। 20वां प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदन और ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था कहा जाता है? तो संवेदना का मतलब क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। तो यहाँ पर है जन्म से 2 वर्ष। क्या है? जन्म से 2 वर्ष। आगे बढ़िए। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो 3 हैं। ठीक है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। आगे बढ़िए। संवेग किस पर आधारित होते हैं? संवेग क्या होते हैं? संवेग की विशेषताएं बताइए। संवेग के द्वारा प्रभावित होने वाले कारक का नाम लिखिए। तो संवेग किस पर आधारित होते हैं? सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, इन्हीं पर डिपेंड होते हैं और इन्हीं के बेस पे एक भावी जीवन का एक प्रारूप तैयार करते हैं। 23, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत क्षेत्र में भी बहुत होती है किशोरावस्था, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई किशोरावस्था को बहुत बेकार काल समझता है तो कोई बहुत अच्छा समझता है। शैक्षिक दृष्टि से भी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। कोई किसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है तो उनको सिखाना, व्यावसायिक तरीके से भी सिखाना, कोई व्यवसाय करना चाहता है, ठीक है, तो शुरुआत से ही सोचता है, तो ये क्षेत्रों में इनकी काफ़ी आवश्यकताएँ पड़ती हैं। अधिगम प्रक्रिया को किसकी आवश्यकता होती है? अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है, प्रेरणा देने की क्रियाओं की और अनुभव की आवश्यकता उसको पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? इन्फेंसी की अवस्था होती है, इसको हम सबसे सर्वाधिक और महत्वपूर्ण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आधार होता है, बालक के भावी जीवन का निर्माण करता है, बेस होता है, इसी बेस पर आगे की बुनियादी चीज़ें बनाई जाती है, इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। अगर ये स्वस्थ है, विकास हुआ है तो बच्चा आगे अच्छा रहता है। 26 प्रश्न आपके सामने है। सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो वुडवर्ड साहब का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पेपर है, ये कई बार वुडवर्ड साहब की परिभाषा आपसे आती है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी लास्ट समय करवाने वाली हूँ। आगे बढ़िए। 27वां प्रश्न है, 3 से 5 वर्ष की आयु के बालक किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें? जो 3 से 5 साल का बच्चा है उसको हम किस प्रकार की शिक्षा देंगे ताकि वो सीखे, उसका विकास हो? तो अनौपचारिक। वो घर पर रहकर ही हर बात सिखाएंगे, बताएंगे तो उससे वो सीखेगा, उससे वो आगे जाने का प्रयास करेगा। 28 प्रश्न है, खेल रचनात्मक और संरचनात्मक क्रियाओं का योग है या कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? खेल जो होता है वो रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं का एक मिला हुआ संयोग से बना हुआ क्रियाओं का योग होता है जहाँ पर बच्चा सीखता है। तो ये नन ने कहा है, ठीक है। हर चीज़ खेल से संबंधित फ्रायड ने ही नहीं कही है, ध्यान रखिएगा। किस विधि द्वारा बच्चों को आसानी से समझाकर पढ़ाया जा सकता है? आगमन विधि, जिसमें हम उदाहरण पहले बताते हैं, रूल बाद में बताते हैं। आगमन विधि बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है, उपयुक्त होती, सही लगती है, तो इसलिए वो पहले क्या करते हैं कि उदाहरण को समझते हैं और उदाहरण जब सीख जाते हैं, उस तरह के प्रश्न लगा लेते हैं, तब वो जो है जाके रूल उनको बताए जाते हैं। और इसलिए अगर निगमन विधि की बात आती है तो पहले रूल बता देते हैं, फिर उदाहरण करवाते हैं। तो बच्चों को, सभी बच्चों को हर चीज़ एक जैसी नहीं आती है। आगे बढ़िए। 30वां प्रश्न है, अधिगम अनुभव और परीक्षण के द्वारा परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला एक परिवर्तन है या कथन किसने कहा है? तो ये गेट्स और अन्य ने कहा। गिट्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है, नहीं तो मेनली गेट्स लिखा रहता है। गेट्स और अन्य ने कहा है। आगे बढ़िए। 31, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो सामाजिक विकास, सामाजिक परिवेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो उसको सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, साथ ही साथ नकारात्मक इम्पैक्ट भी डालता है। यहाँ तक बातें क्लियर है फ्रेंड्स? मैं आपको काफ़ी सारे प्रश्न का टारगेट लेकर आई हूँ और ये मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी के लिए भी 50 का सेट किया और आपके लिए इसका भी 50 का सेट किया। अभी हम लोग 31 के आसपास में चल रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। 32 पे आइए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसका है? नवीन विशेषताएं होती हैं, नवीन योग्यताएं दिखती हैं,
तो ये हरलॉक मैडम का कथन है। 32 के लिए आपका यह प्रश्न करेक्ट है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने डिवाइड किया है? मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की होती हैं, मैक्ड्यूगल ने इसको बांटा है। 33 में आपका मैक्ड्यूगल होगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसका है? तो ये डिम्बल का कथन है। कथन के प्रश्न आपको आते हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आइए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? तो बालक है। वर्तमान की बात ही पूछ रहा है, बालक है। आगे बढ़िए, अच्छी स्मृति की विशेषताएं लिखिए। चलिए आइए देखते हैं, एक अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती है? तो शीघ्र पुनः स्मरण हो जाए, जिसको जब आप दोबारा याद करने बैठो तो जल्दी याद आ जाए, और अच्छा धारण रहे आपको, शीघ्र आप पहचान जाओ, ये सब विशेषताएं होती हैं। ज़रूरत पड़ने पे काम आ जाए। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है किसने? मानसिक आयु को लाया किसने? प्रतिपादक कौन थे? पहली बार जन्म कौन लेकर आया? तो बीने साइमंस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम के पठार का कारण नहीं है। विद्यालय का असहयोग जो है वो अधिगम के पठार का कारण कभी नहीं होता है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि क्या है? बाधा को दूर करना, हर समस्या को जानना, उसका निवारण करने का प्रयास करना। 41 प्रश्न है, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो इसे क्या कहते हैं? जब कोई दुख वाली चीज़ है और उसको हम लोग भुलाना चाहते हैं, कुछ गलत हो गया, उसको दूर करना चाहते हैं, तो वो दमन होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 42, जीन पियाजे व वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय वियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कुछ बनाने का, कुछ सिखाने का, कुछ निर्माण करने का प्रयास सोचते हैं। आगे बढ़िए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तुलना करना, समानता बनाना, असमानता बनाने की योग्यता पर निर्भर रहना। नेक्स्ट देखिए 44, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। 45 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो सामाजिक परस्परिक क्रिया के द्वारा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का नाम आया है तो सोशल का नाम तो उठेगा ही उठेगा। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो एक सामाजिक विकास है, एक एक प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स साहब है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम, खुद को प्रेम। 49 में प्रश्न है, निम्न में से समायोजन का तरीका नहीं है, वो है कुशिक्षा। क्या है? कुशिक्षा। अगर है, कुशिक्षित है, तो आप समायोजित नहीं हो सकते हैं। अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होती? सहनशीलता, सृजनात्मकता। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए 50 प्रश्न ये बनाए हैं, और 50 प्रश्न मैंने आपको यहाँ से 23 मिनट 20-22 मिनट में करवा दिए। तो आप सभी का बहुत सा रिवीजन मैंने करवाने का पूर्ण प्रयास किया कि आपको चीज़ें सिखाई जाएँ, बताई जाएँ। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, अब आप लोगों ने जितना पढ़ा उतना आपके लिए इनफ है। ऐसे छोटे से रिवीजन कर लीजिए। आपकी जो शिक्षण अधिगम की भी क्लास में ऐसे ही आपको मैं यहाँ पर दूंगी। यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ वाले भी एक सेक्शन में मिलेंगे, आपको लघुत्तरी भी मिलेंगे, और पेपर संबंधित चीज़ें भी मिलेंगी। तो मेरा जितना कोर्स था सब पढ़ाया बताया, कोशिश ये है कि ये भी एक बार और करवा दूँ, थोड़ी मेहनत एक दिन और कर लूँ, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। जिस दिन आए उस दिन सब बच्चे खुश हो जाएँ। चलिए फ्रेंड्स, क्लास पसंद आई लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।